हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप किसे बोलोगे। तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए। पहला बोला इट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैप इन्वेस्टमेंट जहाँ पे एक रिस्क इन अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट इज नेट अगेंस्ट द रिटर्न। तो बोल रहा है जहाँ पे रिस्क को नेट किया जाता है, यानी कि रिस्क को एडजस्ट किया जाता है रिटर्न के द्वारा। मतलब हमें रिस्क को भी देखना और साथ साथ कितनी रिटर्न आ रही है उसको, दोनों को देखा जाता है। दूसरा बोल रहा है हायर द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल है, ये जो वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही अच्छा रिवॉर्ड रहेगा किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जितने अच्छे से आपने अपने रिस्क को एडजस्ट किया होगा रिटर्न के हिसाब से, मतलब सिर्फ आपने अपने रिटर्न ही नहीं देखी होगी, आपने अपना रिस्क भी देखा होगा और तब आपने डिसीजन लिया होगा। तो जितने अच्छे से आप डिसीजन कर पाओगे, ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो उतना अच्छा आपको बेनिफिट होगा। सो बी इसका करेक्ट है। सी बोले द इन्वेस्टर्स वुड हैव मोर परफॉर्मेंस फॉर सच इन्वेस्टमेंट। तीसरे बोले कि उसके पास उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि जहाँ उसका इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बेटर होगा इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, सारी ही बातें इसमें सही है, ए बी सी डी चारों ही ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो पहला यही बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट में जो हमारा रिस्क है उसमें हम अपने रिटर्न को एडजस्ट करते हैं, नेट करते हैं। दूसरे में बोला है ज़्यादा अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। तीसरा बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी, उसका जो पोर्टफोलियो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा जब आप अपने रिस्क को रिटर्न के साथ एडजस्ट करते हो। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, आर ए आर ओ सी आपका बीएफएम का लास्ट चैप्टर है। तो उस पूरे चैप्टर में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्यों हमें रिस्क को एडजस्ट करके अपने रिटर्न को देखना है। यहाँ मतलब हमें सिर्फ अपना रिटर्न नहीं देखना कि कहीं पे 12% है, 10% मिल रहा है। हमें अपना रिस्क भी देखना है कि जो 12% दे रहा है हमें, उसका रिस्क कहीं ज़्यादा तो नहीं है। क्या पता वो रिस्की है ज़्यादा, इसी वजह से हमें 12% या 10% का रिटर्न दे रहा हो, ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम रिस्क भी चेक करेंगे और उसका रिटर्न दोनों को देखेंगे और फिर हम फाइनल डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट है द फीचर्स ऑफ प्राइस रिस्क। तो प्राइस रिस्क के क्या क्या फीचर्स है। पहला बोला प्राइस रिस्क, इट इंक्लूड द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट। तो बोल रहे हैं कि जो असेट और लाइबिलिटीज है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से ये रिस्क होता है। दूसरा बोल रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड मार्केट रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस। तो हमारे जो मार्केट में जो हमारे असेट्स है उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे हो रहा है, इसकी वजह से ये प्राइस रिस्क हो रहा है हमें। तीसरा बोल रहा है दिस में हैपन on account of issuer risk which depends on financial strength of the issuer। तो जो इशू कर रहा है, जो हमारे को सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, कहीं पे हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया है तो जो इश्योर कंपनी है तो उसकी उस पे डिपेंड करता है ये हमारा प्राइस रिस्क। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो प्राइस इसमें वही है कि जो हमारे असेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, जो इश्योर है उसमें चेंज आ जाए। तो इश्योर उस जो हमारा इश्योर है इशू करने वाला, उसकी वजह से कुछ चेंज आ जाए, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है इश्योर की, इश्योर बैंक है बोले या इश्योर की कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, तो उन सभी की वजह से ये है प्राइस रिस्क हमें हो सकता है। मेनली प्राइस रिस्क को आप समझिए कि हमारे असेट्स और लायबिलिटी उसकी वैल्यू कम हो गई जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया, या फ्लक्चुएशन हो गया जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया, तो मेनली वही है हमारा प्राइस रिस्क। नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का मेन कंपोनेंट क्या कौन कौन से हैं। तो चार बताए, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रिस्क मेजरमेंट, तीसरा है रिस्क कंट्रोल और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो रिस्क मैनेजमेंट के जो मेजर कंपोनेंट वो कौन कौन से हैं, मतलब रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है। पहला बोला है कि रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा रिस्क है। फिर बोला है कि रिस्क को आपको मेजर कर लेना है कि कितना आपको रिस्क है। फिर बोला है कि रिस्क कंट्रोल के तरीके हैं कि जिसकी हेल्प से आप रिस्क को कम कर सकते हो, तो वो आपको करना चाहिए। चौथा बोला है डी, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर क्या होगा इसका, डी, ऑल ऑफ दिस। तो रिस्क मैनेजमेंट के यही सारे कंपोनेंट है। पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, हमें जानना है कौन सा रिस्क है, फिर उसको मेजर करना है कि कितना रिस्क है। कई सारी टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं, जैसे वैल्यू एट रिस्क जो बताता है कि मैक्सिमम कितना रिस्क है। ऐसे रिस्क कंट्रोल, फिर हमें ऐसे मेजर्स लाने हैं जिससे हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। सो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क में भी। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट किसकी वजह से हो सकता है, जब आप कुछ पेमेंट करते हो या कुछ कलेक्शन लेते हो, बिल कलेक्शंस, फंड आप जब ट्रांसफर करते हो, क्लियरिंग करते हो, या कुछ क्लियरिंग के लिए जैसे आप चेक्स क्लियरिंग या कुछ और किसी और टाइप का सेटलमेंट करते हो। सेटलमेंट मतलब हमें आपको कितना डेबिट करना है, आपको हमें कितना क्रेडिट करना है, तो एक सेटलमेंट होती है फाइनल, नेट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, वहां पे या ऑल ऑफ दिस। सो उसका आंसर क्या होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट में सभी टाइप के हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको कुछ पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है,
कहीं पे बिल फॉर कलेक्शन आपको भेजना है या एक्सेप्ट करना है, फंड कहीं ट्रांसफर करना है, कहीं पे क्लियरिंग के लिए आपको चेक से कुछ और भेजना है, या कहीं पे नेट सेटलमेंट करनी है, तो हर जगह पे पेमेंट एंड सेटलमेंट रिस्क आपको हो सकता है। सो डी आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ऑफ बैलेंस शीट रिस्क में क्या क्या आ जाएंगे? ऑफ बैलेंस शीट रिस्क, ऑफ बैलेंस शीट होता क्या है? जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, जहाँ पे डायरेक्ट हमारा पैसा नहीं गया होता, बट फ्यूचर में रिस्क है कि अभी नहीं किया तो क्या हुआ, फ्यूचर में कभी ना कभी हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो वो होता है हमारा ऑफ बैलेंस शीट रिस्क। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट पैसा मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, इस तरह की चीजों को बोला जाता है ऑफ बैलेंस शीट। सो ऑफ बैलेंस शीट रिस्क में क्या आ जाएगा? इट इज कंटीजेंट इन नेचर। कंटीजेंट मतलब हमें अभी मालूम नहीं है, मतलब हमें अभी तो पेमेंट नहीं करनी पड़ी, बट कंटीजेंसी कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ सकती है, कंटीजेंसी होता है। दूसरा, इट कैन अकर ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ गारंटी कमिटेड क्रेडिट लाइंस एंड इशू। जैसे आप लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी इशू करते हो तब आपको ऑफ बैलेंस शीट रिस्क हो सकता है। वो तो मैंने आपको उसका डेफिनेशन बताया कि जब भी हम गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट फंड का मूवमेंट अभी नहीं हुआ होता है बट फ्यूचर में हो सकता है, तो वहां पे ऑफ बैलेंस शीट रिस्क होता है। तीसरा बोला, बैंक कमिटमेंट में हैपन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू मीट या पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो अगर कुछ पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, फेलियर हो रहे हैं, या किसी पेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहे, तब हमें ऑफ बैलेंस शीट रिस्क होता है। चौथा बोला ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ इन चारों में से सभी चीजें मैच करेगी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल दी अबव। तो ये सारे फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट रिस्क के हैं कि इट इज कंटीजेंट इन नेचर, ये नेचर में कंटीजेंस होता है। और जैसे आप गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, वहां आपको ऑफ बैलेंस शीट रिस्क हो सकता है। तीसरा, अगर कुछ फेलियर टू मीट या कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रहे, तो वहां पे ये आपको ऑफ बैलेंस शीट रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोला है कि द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के क्या क्या फीचर्स है, कैसे पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क है? पहला बोला, इट इज द एक्सपोजर ऑफ बैंक फाइनेंशियल कंडीशंस टू एडवर्स चेंज इन इम्पैक्ट, एडवर्स चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट एडवर्सली चेंज हो रहा है, एडवर्स मूवमेंट है, मतलब मान लीजिए आपके असेट्स जो है, लोन है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और डिपॉजिट एफडी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये एडवर्स मूवमेंट होगी इस तरह से। इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम से हमारा असेट को जो, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब हमारे को इंटरेस्ट से कितना इनकम हो रहा है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है, तो उसमें हमें मार्जिन अपना कितना मिल रहा है अपने असेट के हिसाब से। ठीक है, तो वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो उसको इम्पैक्ट करेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जो हमारे पास इक्विटी है, जो हमारे पास इक्विटी है, जितने हमारे पास असेट्स है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जितने हमारे पास असेट्स है उसका जो इंटरेस्ट रेट उससे हम जितना अर्न कर रहे हैं, तो हमारी इक्विटी की वैल्यू को बता रहा है। तो अगर जैसे हमारे असेट्स में इंटरेस्ट रेट कम अर्न करने कर लगेंगे, तो हमारी इक्विटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो ये हमारी मार्केट वैल्यू जो इक्विटी उसको भी इम्पैक्ट करता है। और चौथा है ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सारे ही फीचर्स इंटरेस्ट रेट रिस्क के हैं कि इसमें बैंक फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्पैक्ट करता है, और जो हमारी इक्विटी है उसकी वैल्यू को भी ये इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क के। नेक्स्ट है व्हाट इज यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है? यील्ड में क्या होता है कि हमारे जो असेट्स और लाइबिलिटीज है, उनका जो यील्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें मिलता है व्हेन टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम हॉरिजन फॉर। तो जो असेट्स और लाइबिलिटीज है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है असेट्स और लाइबिलिटीज में, और उनका यील्ड डिफरेंट है, उसकी वजह से रिस्क हो सकता है। देयर मे नॉट बी पैरेलल मूवमेंट। तो जो असेट्स और लाइबिलिटीज है, दो इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए असेट्स है, एक लाइबिलिटी है, तो जो उसका इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है वो पैरेलल नहीं है, मतलब असेट में किसी और तरह से इंटरेस्ट रेट मूव कर रहा है और लाइबिलिटीज में किसी और तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, सो बी हो गया। सी में बोला है कि नॉन पैरेलल मूवमेंट इन यील्ड कर्व में अफेक्ट द नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जो यील्ड कर्व होगा, यील्ड कर्व बताता है कि कितनी यील्ड आपको असेट्स और लाइबिलिटी से मिल रही है, तो वो जो यील्ड कर्व है वो नॉन पैरेलल मूवमेंट है। नॉन पैरेलल मतलब असेट्स में किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी और तरह से असेट्स में जो है यील्ड मिल रही है, और लाइबिलिटीज में किसी और तरह से हो रही है, तो उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट जो इनकम है आपकी एनआईआई उसको इम्पैक्ट करता है। डी आ जाएगा ऑल दी अबव। तो यील्ड का फिर इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल दी अबव। ठीक है, तो पहला, जब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइम हॉरिजन के हिसाब से उनका असेट और लाइबिलिटीज है और पैरेलल मूवमेंट नहीं है दोनों के इंटरेस्ट रेट में। तीसरा बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है वो पैरेलल नहीं है। और चौथा बोला है ऑल दी अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फीचर्स ऑफ बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क के कौन कौन से फीचर्स है? पहला बोला है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ बेसिस रिस्क, वो देखेंगे। तो पहला बोला है इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट असेट्स लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। आपके पास असेट्स है,
उससे सारे लोन हो जाएंगे। आपके पास लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, आपके सारे एफडी आरडी वो सब हो जाएंगे। ऑफ बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सब आ जाएगा। सो उसका जो इंटरेस्ट रेट है आपके असेट्स का, लाइबिलिटीज का, जो ऑफ बैलेंस शीट है उसका इंटरेस्ट रेट वो चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है, चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है। तब उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं बेसिस रिस्क। ठीक है, जब हमारे असेट्स का, लाइबिलिटीज का और ऑफ बैलेंस शीट का इंटरेस्ट रेट अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग मैग्नीट्यूड के हिसाब से चेंज कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं बेसिस। जैसे मान लीजिए आपके असेट्स में इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज में 2% कम हो रहा है, मतलब लोन में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और एफडी में 2% कम हो रहा है, या एफडी में 2% बढ़ रहा है और लोन में 1% बढ़ रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, तो उसको बोला जाता है बेसिस रिस्क। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज में अलग अलग, उस पर जो चेंज होगा वो अलग मैग्नीट्यूड में होगा। जैसे जनरली बोलते हैं कि लोन 1% बढ़ेगा, एफडी भी 1% बढ़ेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लोन 1% बढ़ेगा तो एफडी 2% बढ़ सकता है, घट सकता है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो होता है हमारा बेसिस रिस्क। ठीक है, बेसिस रिस्क मतलब जो इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में आ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑफ असेट्स राइज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट ऑफ लायबिलिटी, तो जो असेट्स है और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटीज क्या होता है, एफडी, तो उसी एफडी के पैसे से वो असेट बना, वो लोन दिया गया, तो वो अलग मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट रेट ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, विच में रिजल्ट इन वेरिएशंस नेट इंटरेस्ट इनकम, तो आपकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो वेरी करेगी, वो चेंज हो जाएगी। इट वुड बी नोन एज बेसिस रिस्क, उसको बोला जाता है बेसिस रिस्क। ठीक है, जब असेट्स का इंटरेस्ट रेट अलग मैग्नीट्यूड में चेंज होगा एज कम्पेयर टू लायबिलिटी, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या आएगी, वेरिएशंस आएगी, चेंज आएगी, उसको बोला जाता है बेसिस रिस्क। ठीक है, तीसरा बोला है द बेसिस रिस्क इज क्वाइट विजिबल इन वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जो वॉलेटाइल मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, जो चेंज होता है, तो वॉलेटाइल इंटरेस्ट सिनेरियो में आपको बेसिस रिस्क बहुत देखने को मिलता है। सी हमारा करेक्ट करेक्ट है, एज ए और बी की तरह सी भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा सेम नहीं रहता, कम ज्यादा होता रहता है, तो जहाँ वोलेटाइल में कम ज्यादा होगा तो वहाँ पे असेट्स में किसी और तरह से मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा और लायबिलिटी में किसी और तरह से चेंज करेगा, तो इसी वजह से वो हमारा हो गया बेसिस रिस्क। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस, सभी पॉइंट्स बेसिस रिस्क के ही फीचर्स हैं। इसमें असेट्स, लायबिलिटी या ऑफ बैलेंस शीट में जो मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है इंटरेस्ट रेट का, इनके इंटरेस्ट रेट का, वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में आ रहा है, और असेट में किसी और मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, लायबिलिटी में किसी और मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, और जो वॉलेटाइल इंटरेस्ट सिनेरियो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है तो वहां पे आपको बेसिस रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो डी आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द फीचर्स ऑफ एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। अब एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स है। तो पहली बात इसमें बोला है कि व्हेन अ बैंक इज एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू प्री पेमेंट ऑफ लोन, तो बैंक को रिस्क हो रहा है किस वजह से, कस्टमर अपना लोन पहले से प्री पेमेंट होता है कि लोन का टेन्योर मान लीजिए 20 साल, उसके पास कहीं से पैसे आ गए, अच्छी जॉब लग गई उसकी, उसके पास कई सारे बहुत ज्यादा पैसे आ गए, तो उसने क्या किया, पहले से क्लोज कर दिया, 20 साल के लोन को 5 साल या 10 साल में क्लोज कर दिया, वो बोला है। या प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मान लीजिए एफडी वो 10 साल की करा के गया था, कस्टमर बोला था मैं 10 साल बाद इसको मैच्योर हो जाएगा तो पेमेंट मैं लूंगा, लेकिन उसको कुछ अर्जेंसी आ गई, कुछ पैसे का जरूरत पड़ा, तो वो 10 साल की एफडी को 2 साल में क्लोज करा के चला गया, उसको बोला जाता है इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इम्बेडेड सबसे इजीएस्ट रिस्क इम्बेडेड है कि लोन टाइम से पहले क्लोज करना, एफडी टाइम से पहले ब्रेक कर देना, उसको बोलते हैं इम्बेडेड। मतलब आपको टेन्योर कुछ और दिया और आपने उस टेन्योर के बदले अपनी सहूलियत के हिसाब से टेन्योर चूज कर लिया। जैसे लोन था 20 साल का, आपके पास पैसा है तो आपने 5 साल में क्लोज कर दी, एफडी थी 10 साल की, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपने 2 साल में 1 साल में एफडी ब्रेक कर दी, उसको बोलते हैं इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो ए हमने पॉइंट पढ़ा। दूसरा, दिस कैन बी एक्सपीरियंस इन वॉलेटाइल सिचुएशंस, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते मार्केट का क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत घट बढ़ रहा है, तो लोगों को उस केस में कोई वॉलेटाइल सिचुएशन है, मतलब हम कंफर्म नहीं कैसा होगा, तो उस केस में ये जो है इम्पीडेड ऑप्शन रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा बोला द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा घटेगा बढ़ेगा, उसकी वजह से द हायर विल बी द इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, तो इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क का उतना ज्यादा चांस है। ऐसा क्यों बोला गया, सी पॉइंट को क्यों ऐसा कहा गया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। इसको ऐसे समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ता हो गया, तो कस्टमर जब इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन में सस्ता हो गया, मान लीजिए वो 7% पे कर रहा है, और उसका फ्रेंड बोलेगा मैंने आज ही हाउसिंग लोन लिया, मुझे तो 6% पे मिला, पर उसको लगेगा मेरे को 7% पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया और मेरे फ्रेंड को 6% में, तो क्या करेगा, या तो वो टेक ओवर की बात करेगा, किसी और बैंक से बोलेगा कि ये लोन को मेरा इस बैंक से प्री पेमेंट करा के टेक ओवर कर दीजिए और मुझे जो भी प्रेजेंट मार्केट रेट है 6% उसी पे हाउसिंग लोन दीजिए।
तो टेक ओवर में क्या होगा, जो लोन है प्री क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है जितना ज़्यादा चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, उसकी वजह से जो इमीडिएट ऑप्शन रिस्क है वो भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मैंने आपको लॉजिक बताया ना, लॉजिक यही है कि इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा चेंज होगा, जैसे हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट रेट 7 से 6% हो गया, तो वो दूसरे बैंक से टेक ओवर करा के 6% पे ले लेगा। जो जितना और जैसे एफडी है, एफडी मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने लगा, 8% मिलने लगा, 7%, उसको बस 5% मिल रहा है, तो फटाफट से पुरानी एफडी क्लोज करके नई एफडी कराएगा जहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इमीडिएट ऑप्शन बहुत ज़्यादा तब देखने को मिलता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और इंटरेस्ट रेट बार बार चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल सिचुएशन, जहाँ पे चीज़ें फिक्स नहीं है, चेंज होती जा रही है। डी है ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी सिचुएशंस अगर मैच करती है तो वो होता है हमारा इमीडिएट ऑप्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन ओनली एज फिक्स डिपॉजिट। तो ऐसे कौन सा टाइप का अकाउंट है जिसको सिर्फ आप फिक्स डिपॉजिट के तौर पर ही ओपन कर सकते हैं। एनआरओ, एनआरओ तो नॉर्मल अकाउंट होता है। एनआरओ होता कौन सा अकाउंट है, एनआरओ नॉर्मल एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो इंडिया, जो एनआरआई हो गए और वो बाहर चले गए, तो इंडिया में उनकी कुछ प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, प्रॉपर्टी से रेंट आ रही है, तो वो पैसा उनके एनआरओ अकाउंट में जाता है। ठीक है, सो एनआरओ हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है। ऐसे एनआरई अकाउंट, एनआरई में मतलब उनकी जो सैलरी है वो सारा पैसा फॉरेन में वो अर्न कर रहे हैं, तो वो एनआरई में रुपी में ट्रांसफर करके रख सकते हैं, रुपी में वो रहेगा। ठीक है, तो वो एनआरई होता है। और एनआरओ में ऐसा होता है लिमिट है, आप बाहर अपना रिपार्टेशन नहीं कर सकते, इंडिया से बाहर का एक लिमिट है, उसी लिमिट तक आप भेज सकते हो। एनआरई में ऐसा नहीं, जितना पैसा पूरा 100% आप अपना वापस लेके भी जा सकते हो। सिर्फ एफसीएनआर ऐसा अकाउंट होता है जैसे जो एनआरई है उनको टेंशन है कि हम एफडी कराएंगे, उसको रुपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे बार बार एक्सचेंज रेट रिस्क आता है, तो इसीलिए एफसीएनआर को सुविधा दी है। ये सिर्फ एक टाइप का एफडी अकाउंट होता है जो मिनिमम 1 to 5 ईयर के लिए होता है, और एफसीएनआर में यहाँ तक कि इंटरेस्ट तक आपको फॉरेन करेंसी में मिलता है। तो सिर्फ जो अकाउंट है जिसको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के तौर पर ओपन किया जाता है वो होता है एफसीएनआर। तो एफसीएनआर 1 to 5 ईयर्स के लिए होता है। दूसरी बात ये जो है, इसमें इंटरेस्ट भी हमें फॉरेन करेंसी में मिलता है। तीसरी बात, इसका पैसा हम पूरा अपना 100% रिपार्टेशन कर सकते हैं, जैसे एनआरई का कर सकते हैं ना, ऐसे इसका भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है कि बोथ एनआरई एंड आरएफ, सिर्फ ओनली, इसमें ओनली बोला है, मतलब जहाँ पे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट हो सकता है तो वो एफ सी एन आर है, क्योंकि एनआरई में फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर सब कुछ हो सकता है, तो इसीलिए लिखा है ना बोथ एनआरई एनआर, तो ये रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ एफडी होगा तो वो होगा एफ सी एन आर अकाउंट। इसमें ये अकाउंट तभी ओपन होता है जब आपको एफडी करानी हो, और तब क्लोज होता है जब आपको एफडी ब्रेक करानी हो। ठीक है, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु कैन ओपन आरएफसी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी कौन कौन ओपन कर सकता है। ऑप्शन है एनआरई रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर स्टेइंग अब्रॉड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एनआरआई जो कि इंडिया में रिटर्न कर रहे हैं, बाहर वो 1 साल के लिए रहे हैं। दूसरा, एनी एनआरआई हु हैड ऑप्टेड एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट विद द बैंक। कोई भी जो एनआरआई है जिसने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट बैंक के साथ खोला है, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, सारे के सारे इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी जो एनआरआई है, मतलब जो रिटर्न आ गए इंडिया में, तो वो अपना खोल सकते हैं आफ्टर स्टेइंग अब्रॉड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बाहर वो रहे थे कम से कम 1 साल के लिए, वो रिटर्न आ चुके हैं, तो वो आर एफ सी एन आर अकाउंट खोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये फॉरेन करेंसी में रहेगा, रेजिडेंट जो है मतलब इंडियन इनका अकाउंट हो जाता है। सो ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई अंकल गिव मी गिफ्ट ऑफ यूएसडी 20,000। मेरे अंकल ने मुझे 20,000 यूएस डॉलर का गिफ्ट दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इट कैन बी क्रेडिट। कौन से अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर एफ सी, आर एफ सी डोमेस्टिक, ई एफ सी, एन आर ई, या नन ऑफ दिस। सो ये हो सकता है हमारा आर एफ सी डोमेस्टिक, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक। ये आर एफ सी किसके लिए होता है, ये उसके लिए होता है जो कि बाहर गए थे, एनआरआई थे, 1 साल के लिए बाहर रुके थे और फिर वापस इंडिया में सेटल होने के लिए वापस रिटर्न आ गए, तो वो आरएफसी होता है। आरएफसी डोमेस्टिक मतलब यही आप लोकल गए थे और आपको कहीं गिफ्ट से पैसे मिले, तो इसीलिए आरएफसी डोमेस्टिक। ऐसे होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी कौन सा अकाउंट होता है, ये उनके लिए होता है जो कि एक्सपोर्ट इस तरह की चीजों में एक्टिविटी करता है, और वहां पे इनका जो एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो पूरा फॉरेन करेंसी में मेंटेन रहता है, ईएफसी में। ऐसे एनआरई, आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो बाहर से आपको सैलरी मिल रहा है, तो आप रुपये में कन्वर्ट करके रखते हैं, तो वो एनआरई होता है। ठीक है, ऐसे नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आरएफसी अकाउंट। नेक्स्ट एक है बीईएफ स्टेटमेंट, जो हर क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली बेसिस पे, जिसमें सारा डिटेल होता है कितना रिमिटेंस हुआ एग्जिटिंग यूएसडी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा रिमिटेंस भेजा गया। वेयर एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट इज नॉट फर्निश, जहाँ पे क्या इम्पोर्ट किया उसका एविडेंस 6 महीने के अंदर अंदर नहीं फर्निश किया फ्रॉम डेट ऑफ रिमिटेंस। तो
डेट ऑफ रेमिटेंस से 6 महीने के अंदर अंदर इम्पोर्ट का एविडेंस नहीं, प्रूफ नहीं दिया, सो ऑथराइज डीलर को आरबीआई को स्टेटमेंट देनी होती है। कब देनी होती है? बोल रहा है मंथली बेसिस पे देनी होती है, क्वार्टरली, फिर बोल रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का भी डेट बताया मार्च या सितंबर, ऐसे एक हाफ ईयरली का डेट बताया जून से लेकर दिसंबर। ठीक है, जून एंड दिसंबर। सो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। हाफ ईयरली बेसिस पे देनी होती है। और जून एंड दिसंबर मतलब 15 ऑफ 6, तो जून महीना कंप्लीट होने के बाद 15th जो है, अगला जून का जो अगला महीना होगा, तो जून तक की जो स्टेटमेंट है, जनवरी से लेकर जून तक की स्टेटमेंट 15, आप बोल सकते हो जुलाई तक देनी है, सक्सेसरी मंथ वही हो जाएगा। और जुलाई से लेकर दिसंबर की स्टेटमेंट 15 जनवरी तक देनी होती है। ठीक है, 15 ऑफ सक्सेसरी मतलब आने वाले महीने का 15 तारीख तक मैक्सिमम आपको देना होता है। सो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस वुड बी लोअर व्हेन देयर इज, तो बोल रहा है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस की कम होगी, कब होगी? लो वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, जो कैश फ्लो में जो वेरिएशन है कम होगा। लोअर रिस्क, रिस्क कम होगा। लोअर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस की पॉसिबिलिटीज कम होगी। ऑल ऑफ दिस, ये सभी कुछ मिला के, या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा लोअर वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कब कम होगा? जब कैश फ्लो में वेरिएशन कम होगा, तो रिस्क कम है, तो इसलिए हमें कैपिटल भी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लोअर वेरिएशन इन नेट कैश फ्लो, तो जो हमारे को नेट कैश फ्लो मिल रही है उसमें लोअर वेरिएशन है, तो उससे हमें कैपिटल भी ज्यादा रखने का जरूरत नहीं है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो RAROC, ये क्या चीज है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इसमें आपको ऑप्शन दिए कई सारे। पहला बोला है कि नेटेड रिस्क इन अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट रिटर्न फ्रॉम दिस। दूसरा बोला है मैनेजिंग रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। तीसरा बोला है मैनेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चौथा बोल रहा है एडजस्टिंग रिस्क। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का सिर्फ यही मतलब है कि जो भी हम रिस्क को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने रिस्क को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैनेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू रिस्क मैनेजमेंट, तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम रिस्क को भी मैनेज, मतलब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि जहां से हमें रिटर्न मिल रहा है उसमें रिस्क कितना है, तो हम अपने रिस्क को भी मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट में रिटर्न को भी मैनेज कर रहे हैं। तो वही होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हम अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क को एडजस्ट करके अपना, और इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से अपना रिटर्न को देख रहे हैं। सो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके साथ ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसे एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।